सॉरी, अभी हमारी जो वीडियो थी वो रुक गई थी। अब जो वाला पार्ट तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमारे सिर्फ 2 ही बचे हैं, एनहांस मेटाबोलाइट प्रोडक्शन एंड एनहांस ग्रोथ। ठीक है, ये हम इस वाली वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो एनहांस, इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आरडीटी के बारे में। ठीक है, और आरडीटी के हम 2 अप्रोचेज इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में हम टोटल जो 3 थे वो कंप्लीट कर चुके थे। हमारा लास्ट बचा था, लेकिन लास्ट वीडियो में हमारी जो वो थी वीडियो वो स्टॉप हो गई थी। तो इस वाली वीडियो में हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे और उसका लिंक भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी पहले वो आप देख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या है, एनहांस्ड मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। एनहांस मेटाबोलाइट प्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। एनहांस मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर एम्प्लीफिकेशन होता है जीन्स का, जो कि एनकोड करते हैं एंजाइम को, जिसकी जो एक्टिविटी है वो रेट लिमिटिंग रहती है। ठीक है, रेट लिमिटिंग एक्टिविटी रहती है उसके एंजाइम की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जीन, ठीक है, जो जीन एनकोड कर रहा है प्रोडक्शन को, उसको ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी डोज को बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं, देखो पहले पूरी चीज़ समझते हैं। जब कन्वर्जन होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट में, वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ रेट लिमिटिंग एंजाइम्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी है रेट लिमिटिंग एंजाइम की वो इंक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स डोज। उसकी डोज बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, रेट लिमिटिंग एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सिफेलोस्पोरिन एक्रीमोनियम का। ये क्या है, एंजाइम है। ये जो एंजाइम है वो एनकोड करता है जीन को CEFEF को। ठीक है, जो कन्वर्ट करता है जो कन्वर्जन करता है पेनिसिलिन एन इंटरमीडिएट इनटू सिफेलोस्पोरिन C के अंदर। और ये जो सिफेलोस्पोरिन C बायोसिंथेसिस है वो क्या है, रेट लिमिटिंग है। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डोज है CEFEF की वो क्या करते हैं, डोज को बढ़ा देते हैं हम। तो जब हम इसकी डोज बढ़ाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, आपका 15% हायर सिफेलोस्पोरिन की यील्ड आपको मिलती है। क्योंकि जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है जो उसको एनकोड कर रहा था, उसी जीन को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, उस जीन के डोज हमने बढ़ा दिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हायर प्रोडक्शन मिलता है आपको सिफेलोस्पोरिन C का। और यहाँ पे जो पेनिसिलिन का कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है बाय फैक्टर 15। क्यों, क्योंकि 15% ज़्यादा मिल रहा है, 15% से ही वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेनिसिलिन एन है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है जिसके थ्रू ही क्या बन रहा है, सिफेलोस्पोरिन C। तो जितना ज़्यादा सिफेलोस्पोरिन C बनेगा उतना ही कम क्या होगा, आपका पेनिसिलिन एन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15% ज़्यादा आपको 15% ज़्यादा आपको क्या मिलता है, सिफेलोस्पोरिन C का यील्ड मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनहांस्ड ग्रोथ। एनहांस्ड ग्रोथ में हम क्या करते हैं, एनहांस द सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की यूटिलाइजेशन को एनहांस कर देते हैं। अब इसको समझते हैं आपको यहाँ से। अब इसमें हम जो जीन ट्रांसफ़र करते हैं वो क्या करते हैं, जो कि एनहांस कर सके सबस्ट्रेट की यूटिलाइजेशन को। एग्जांपल है जो ई कोलाई है, वो जीन ट्रांसफ़र करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज टू ग्लूटामेट सिंथेसिस गो गेट डेफिशिएंट म्यूटेंट के अंदर, जो कि आपका मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफिकस यानी कि मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस के अंदर ई कोलाई के जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कौन से एंजाइम के लिए, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। ठीक है, अब ये जो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस है ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कार्बन का कन्वर्जन फ्रॉम 4% to 7%। क्योंकि ये क्या यूज़ करता है, ये जो है आपका यूज टू प्रोड्यूस द माइक्रोबियल बायोमास फ्रॉम मिथेनॉल, और दिस बायोमास यूज्ड एज ए एनिमल फीड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कन्वर्जन है कार्बन का कन्वर्जन, ये 4 से 7% तक बढ़ा देता है ये जो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो आपने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है, उससे क्या होता है, वो यूटिलाइज़ करता है अमोनिया को और ग्लूटामिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नॉर्मली जो आपका गोगेट पाथवे है उसके अंदर आपको एडिशनल ATP मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है ग्लूटामिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एनहांस करी ग्रोथ को बाय एनहांसिंग द सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन। यहाँ पे जो कन्वर्जन किया हमने, यहाँ पे देखो कार्बन कन्वर्जन इंक्रीज जो होता है 4 to 7% से इंक्रीज़ कर देता है जब ई कोलाई से हम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको ट्रांसफ़र करते हैं मिथाइलोट्रोफस के अंदर। ठीक है,
तो ये था आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट का थर्ड जो है आपका अप्रोच रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और लास्ट वाली वीडियोस भी आप ज़रूर देखें जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। ये वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम आपका डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फर्मेंटर कि कितने टाइप के फर्मेंटर होते हैं, उनके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।